कहते हैं इंसान एक सोशल एनिमल है। उसे खुद के एग्जिस्टेंस और सस्टेनेंस के लिए अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम सब इस बात को झुठलाते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद इतने ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा खुद में ही इन्वॉल्व और इन्ग्रॉस्ड हो गए हैं कि सोसाइटी से कटते चले जा रहे हैं। बड़े शहरों में आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि यार छोटे शहरों का समझ में नहीं आता, बात बात पे लोग एक दूसरे की खबर लेने चले जाते हैं। हमारे शहर में सब ठीक है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने कमरों में बंद, अपनी अपनी ज़िंदगी में बंद। लेकिन ये जो व्यवस्था बनती जा रही है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, वो हमारी आज की कहानी डील करती है। इस कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें। आज की कहानी भारत की नहीं है। आज की कहानी है लंदन में रहने वाली विंसेंट जॉयस की। विंसेंट जॉयस महज 38 सालों में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया था, लेकिन उनकी विदाई की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। विंसेंट के फादर अफ्रीकन मूल के थे और उसकी माँ इंडियन मूल की थी। विंसेंट की 3 और बहनें थीं। पिता के साथ उसकी माँ की बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, इसीलिए विंसेंट जब बहुत छोटी ही थी तभी वो अपने पति से अलग हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई, तो विंसेंट को उसकी बड़ी बहनों ने ही पाला था। विंसेंट जैसे जैसे बड़ी हुई, अपनी बड़ी बहनों से वो थोड़ी सी अलग थलग सी होने लगी। हालांकि एजुकेशन काफ़ी अच्छा था उनका और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ में काम भी किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि विंसेंट अर्नस्ट एंड यंग के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उसके बाद किन्हीं कारणों से उनकी जॉब चली जाती है। जॉब जाने के बाद विंसेंट, जो कि वैसे भी थोड़ी सी अनसोशल सी थी, वो और खुद में ही इन्वॉल्व होने लग जाती हैं। उनका अपने बाकी परिवार वालों से, अपनी बहनों से रिश्ता मानो कटता चला जाता है। विंसेंट एक इंसान के साथ ब्रीफली एक रिलेशनशिप में तो आई थी, लेकिन इस रिलेशनशिप में उनको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा। ये इतना ज़्यादा पेनफुल रिलेशनशिप था इनके लिए कि वो और खुद में ही आइसोलेटेड होती चली गई। विंसेंट, जो पहले से ही थोड़ी सी अनसोशल थी, अब पूरे तरीके से अपने परिवार से कट चुकी थी। ऐसे में वो एक ट्रस्ट से जुड़ती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती थी। ये ट्रस्ट विंसेंट को रहने के लिए एक जगह देती है, एक बिल्डिंग में, एक अपार्टमेंट। अब इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा आपको समझा देते हैं। यहाँ पे और भी जो फैमिलीज़ रहती थी वो सब डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ की शिकार वाली फैमिली थी या विक्टिम्स थी। तो इनके यहाँ ये ऐसा सोशल क्लास था जहाँ पे ड्रग अब्यूज़, वायलेंस, अल्कोहल अब्यूज़, ये सब अब भी एग्जिस्ट करता था। ऐसे में विंसेंट अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही अंदर रहती थी। साल 2003 की बात है कि विंसेंट की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लग जाती है। वो जब डॉक्टर के पास जाती हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो पता चलता है उन्हें पेप्टिक अल्सर है। विंसेंट साथ में ही एस्थमा की भी पेशेंट थी। विंसेंट की बीमारी के बारे में वो अपनी बहनों को बताती तो है, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती कि वो आके उसकी देखभाल करे या फिर वो अपनी बहनों के पास चली जाए। विंसेंट के कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं थे जो कि उसकी आकर पास में देखभाल करते। तो ऐसे में समय आगे बढ़ता गया। साल 2003 से साल 2006 हो गया और एक दिन विंसेंट जिस ट्रस्ट के साथ एसोसिएटेड थी, उस ट्रस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव विंसेंट की उस बिल्डिंग में आता है और विंसेंट के फ्लैट को खटखटाता है ताकि उसे पता चले कि विंसेंट वहाँ है कि नहीं। कारण ये था कि विंसेंट के फ्लैट की बहुत समय से रेंट नहीं भरी गई थी। हालांकि ये ट्रस्ट खुद ही विंसेंट के फ्लैट की आधी रेंट भर दिया करता था।
तो कुछ समय तक तो ये रेंट का सिलसिला चल रहा था, लेकिन काफ़ी समय से विंसेंट ने अपना रेंट पे नहीं किया था। तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ के 2.5 लाख के करीब पहुंच गया था। तो जब अथॉरिटीज़ को ये लगा कि कुछ गड़बड़ है और कहीं टेनेंट उनका भाग तो नहीं गया या कहीं गायब तो नहीं हो गया, तो वो विंसेंट की खबर लेने के लिए उसके फ्लैट पे पहुंचते हैं। जब वो उस फ्लैट में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद है। पड़ोसियों को बुलाकर, हायर अथॉरिटीज़ को बुलाकर उस फ्लैट के दरवाजे को खोला जाता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। विंसेंट के हॉल में टीवी चल रहा था, फैन चल रहा था, और सोफे पर था विंसेंट का कंकाल। विंसेंट की मौत सालों पहले हो चुकी थी। उसके कंकाल के बगल में कुछ क्रिसमस के गिफ्ट्स रखे हुए थे। उसके फ्रिज में खाने की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 2003 की ही थी, और जिस दिन की हम बात कर रहे हैं वो था जनवरी 2006। विंसेंट सालों से अपने कमरे में बंद थी और मृत थी, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। उसके परिवार वालों को तो दूर, उसके पड़ोसियों को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जब मौके पर पुलिस आती है, वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है, तो पता चलता है कि विंसेंट के साथ शायद कोई फाउल प्ले नहीं हुआ था। वो अगर मरी थी तो अपनी बीमारी की ही वजह से मरी थी, या तो वो पेप्टिक अल्सर की वजह से मरी थी, या तो वो एस्थमा के अटैक की वजह से मरी थी। लेकिन इस बात की पुष्टि करना अब इस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ था विंसेंट का कंकाल। उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखकर ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि विंसेंट ने आने वाले क्रिसमस के लिए उसने कुछ प्लान्स बना के ज़रूर रखे थे, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना के रखे थे। लोगों का ये कहना था कि विंसेंट का एक बॉयफ्रेंड ज़रूर था, लेकिन वो बॉयफ्रेंड कहाँ था, उसने इतने दिनों से इसकी कोई खबर क्यों नहीं ली, किसी को कोई आइडिया नहीं था। वो बॉयफ्रेंड कौन था, इस बारे में भी कोई नहीं जानता था। विंसेंट के घर पे उसके बहनों की लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ ज़रूर थी, लेकिन वो हमेशा अनआंसर्ड थी। विंसेंट की बहनों को जब अपनी बहन के बारे में ये बात पता चलती है तो वो पुलिस से कांटेक्ट करती हैं। पहले तो वो फाउल प्ले के बारे में कहती हैं, लेकिन जब पुलिस बताती है कि कोई भी ऐसा साइन उन्हें नहीं मिला जिससे लगे कि विंसेंट का मर्डर हुआ हो, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। पुलिस की हालांकि ये थियोरी रहती है कि विंसेंट का कमरा अंदर से डबली लॉक्ड था। कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे घर के अंदर। अगर घर में किसी ने उसे मारा होता तो वो बाहर कैसे जाता, और जाता भी तो अंदर से वो कमरा लॉक्ड कैसे होता। लेकिन विंसेंट की बहनों को इस बात पे भरोसा नहीं था। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया अपनी बहन के डेथ की मिस्ट्री जानने के लिए, लेकिन उस प्राइवेट डिटेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ खास मालूम नहीं चला। ज़रा इमेजिन करते हैं वो मोमेंट कैसा रहा होगा जब विंसेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी, या तो पेप्टिक अल्सर के दर्द से वो तड़प रही होगी, या तो एस्थमा का वो अटैक उसे परेशान कर रहा होगा। वो शायद चिल्लाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसके कमरे का टीवी तेज़ वॉल्यूम पे चल रहा था। आसपास ऐसा माहौल था जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, और यूं ही तड़प तड़प कर विंसेंट अपने सोफे पर मर जाती है। उसका शरीर डिकम्पोज हो जाता है और उसकी बदबू तक की कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि अगेन वो जिस नेबरहुड में थी उसके इर्द गिर्द गंदगी इतनी ज़्यादा थी कि उसके डिकम्पोजिशन की बदबू दब गई थी गंदगी की बदबू में। विंसेंट की खबर तब ली गई जब उसका रेंट पे होना बंद हो गया। अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। इंसान की खबर इंसान तब लेता है जब उसके पास से आने वाले पैसे बंद हो जाते हैं। तो इस कहानी की एक और आयरनी है। विंसेंट और उसके परिवार वाले, उसकी बहनें ये सोच कर बैठे थे कि विंसेंट के पिता मर चुके थे, लेकिन असल बात यह है कि विंसेंट के पिता की मौत साल 2004 में हुई। साल 2023 में यूएस में एक सर्वे हुआ था
कुछ 3,416 अडल्ट्स के साथ। और उस सर्वे में पता चला था कि इनमें से आधे से भी कम लोग वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ सोशलाइज करते हैं। और ये ट्रेंड हमारे देश के बड़े शहरों में भी देखा जा रहा है। और वो वक्त दूर नहीं होगा जब हमारे देश के छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं होंगे। इसी थॉट के साथ हम अनीशा सिंह आनंद आपसे विदा लेते हैं इस कहानी के साथ। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और इसी बहाने उनसे बात भी कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। तब तक टेक केयर, मिलते हैं दोबारा हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।